अच्छी और सच्ची खबरों में हम बात सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू टीम के जज्बे की करेंगे। कांगड़ा में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए टीम ने खुद को झोंक दिया। बोट से लेकर एयरलिफ्ट के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद हुई तबाही को लेकर भी टीमें जिंदगी की तलाश में जुटी रही। यही नहीं, पंजाब के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जोर शोर से किया गया और इन जगहों पर रेस्क्यू टीम ने जहां लोगों को बड़ी राहत दिलाई, तो बिहार में कोसी नदी लोगों की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आई। हालांकि यहां पीड़ितों को फिलहाल मदद का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश में कुदरती आफत के बाद से लगातार हालात और बचाव का काम जारी है। कांगड़ा में पानी के बीच लोगों के फंसने की जानकारी मिलने के साथ ही आर्मी, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। बोट से लेकर एयरलिफ्ट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में रेस्क्यू टीमों ने दिन रात एक कर दिया। कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर इलाके में पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू टीमों ने पूरा दमखम लगा दिया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी को एक एक कर निकाल वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। वेस्टर्न एयर कमांड की तरफ से लोगों को एयरलिफ्ट करने में वायुसेना के जवानों को बेहद चुनौती का सामना भले ही करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गजब का हौसला दिखाया। पानी से भरे खेतों के जरिए लोगों को हेलीकॉप्टर तक लेकर आए। उसके बाद हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर पर सभी को सवार कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। इंदौरा और फतेहपुर में राहत और बचाव कार्य तीसरे दिन भी जारी रहा। पिछले 72 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मंगलवार से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी संख्या में लोगों को इसी तरह सुरक्षित निकाला गया। कांगड़ा में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर आ गईं और उस पर से पोंग बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। निचले इलाकों में बाढ़ में लोग जहां तहां फंसकर रह गए। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हालात का जायजा लेते रहे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने पर नजर बनाए रहे। उन्होंने हर तरह से पीड़ितों की मदद का ऐलान किया। कल मैं कांगड़ा वैली के हमारे जो ये इंदौरा और फतेहपुर है, वहाँ भयानक स्थिति है, बाढ़ आ गई है। ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई और बाढ़ आने का कारण कोई बारिश नहीं है। बाढ़ आने का कारण है कि पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो कम से कम उससे जो नदी है उसने अपना रुख बदला और काफ़ी गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई वहाँ मृत्यु नहीं हुई है। हमने मी-70 से लोगों को निकालना शुरू किया है। मोटर बोट्स के साथ हमने निकालना शुरू किया है और तकरीबन 2200 के करीब हम लोगों को अभी तक निकाल चुके हैं। तो वहाँ अभी कोई डेथ की संभावना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उधर शिमला में समर हिल के पास आई तबाही के बाद से रेस्क्यू टीमें अब भी मोर्चे पर डटी हैं। 14 अगस्त को हुए लैंडस्लाइड के बाद से बचाव दल लगातार यहां जिंदगी की तलाश में जुटे हुए हैं। हमारे एनडीआरएफ की टीम और आर्मी और एसडीआरएफ और पुलिस के और कुछ मैनुअली जो है लगे हुए हैं। वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि 10 बंदों की टुकड़ी बांटी गई है और उनको 20-20 मीटर का इलाका दिया गया है। जहां उनको लगता है कि मलबा कुछ ऊपर चढ़ा है या मलबा कुछ नाले में भी है, तो उसको पूरी तरह से डिगिंग करके और उसको रिमूव करके वहां सर्च का अभियान चला हुआ है। पंजाब के कई जिले भी बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। यहाँ भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाने के लिए रेस्क्यू टीमें पूरी शिद्दत से लगी हुई हैं। ये तस्वीरें होशियारपुर की हैं, जहां पानी के बीच फंसे लोगों को बोट के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। यही नहीं, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के जवान बोट के साथ खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नाव लेकर पहुंच गए। चारे लेके ट्रालियां लेके आ रहे ने। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ जैसे हालात के बीच सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी दिखी और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया।
हमारा मेन मकसद है गांव वालों तक राशन पानी पहुंचाना, और जो लोग बाहर आना चाहते हैं, जिनके घरों में पानी है, जिनके घरों में राशन सप्लाई खत्म हो रही है, उन सभी लोगों को बाहर तक रेस्क्यू करके लाना और उनको रेस्क्यू कैंप में भेजना। फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 426 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ जैसे हालात के बीच कई गांव के लोग फंस कर रह गए। इन सब के अलावा कपूरथला और जालंधर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी इलाके तो जालंधर के शाहकोट एरिया में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कपूरथला में सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने गुरुवार को बाढ़ग्रस्त गांव से करीब 300 लोगों को बचाया। अब आपको बिहार की तस्वीर दिखाते हैं, जहां कोसी नदी के पानी से लोगों की मुश्किल बढ़ी हुई है। सहरसा, मधेपुरा से लेकर सुपौल तक बुरे हालात हैं। ये तस्वीरें सहरसा की हैं, जहां के गांव में कोसी नदी का पानी लोगों की मुसीबत बढ़ाए हुए है। नेपाल में लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और फिर कोसी बराज से छोड़े गए पानी के कारण कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके वजह से कोसी नदी के पेट में जो गांव बसे हुए हैं, दर्जनों गांव बसे हुए हैं, वो या तो जलमग्न हो गए हैं या फिर ये गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि इनका गांव चारों तरफ से कोसी नदी के पानी से जो है वो घिर चुका है। सहरसा के इस गांव का जीएनटी ने जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। दरअसल हम इस वक्त सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के बरियाही गांव पर मौजूद हैं और ये गांव आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ से ये कोसी के पानी से जो है वो घिर चुका है और ये गांव पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है। और दरअसल हम जहां से नाव पर चढ़े थे, उसके बाद 6 किलोमीटर नाव की सवारी करके हम नदी के अंदर पहुंचे हैं और देखिए जो नदी के पेट में जो बहुत सारे सैकड़ों यहाँ पर गांव जो बसे हुए हैं, वो अब किस तरीके से चारों तरफ से आप देख सकते हैं पानी से घिर गए हैं और जलमग्न भी कुछ गांव हो चुके हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। और ये बरियाही गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसका आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है अपने घरों के अंदर बंद हैं और इनके पास कोई साधन नहीं है, यहाँ से निकलने का केवल नाव का सहारा है। सहरसा के अलावा मधेपुरा में लोग कोसी नदी के विकराल रूप को देखकर सहमे हुए हैं। यहाँ का फुलौत गांव पिछले 1 महीने से जलमग्न है। बड़ी संख्या में लोग एक पुल पर शरण लिए हुए हैं। हम इस वक्त फुलौत गांव पे हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पहले यहाँ से देखिए किस तरीके से कोसी नदी का पानी आपको चारों तरफ जो है वो फैला हुआ मिलेगा और ये हालात पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से ऐसे हो गए हैं, जब से नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और फिर कोसी बराज से जो पानी छोड़ा गया था, अत्यधिक पानी, उसके वजह से ये इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ गांव के गांव, घर के घर यहाँ पर जो है वो जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को जो है अब अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पुल पर शरण लेना पड़ा है। पुल पर यही महीना दिन हो गया है। शासन से कुछ मदद मिलने अब कुछ नहीं मिलता है, न कोई चीज का आदेश मिलता है। कोई नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा चाहिए। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं फुलौत गांव के, जिनका गांव इस वक्त जलमग्न है, शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है, कोई देखने तक नहीं आया इनकी सुध लेने के लिए और इसी कारण से ये इनका गांव क्योंकि डूबा हुआ है, इसीलिए ये पास के एक पुल पर इन्होंने शरण लिया हुआ है। बच्चे यहीं रह रहे हैं, बुजुर्ग हो या फिर पुरुष महिलाएं, सब यहीं पे रह रहे हैं। मवेशी जो है वो भी साथ में ही है और ऐसे ही ये बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। यहाँ करीब आधा दर्जन गांव को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके चलते सड़क मार्ग से लोगों का संपर्क भी कटा हुआ है और उनके आने जाने का जरिया एकमात्र नाव ही है। इस सड़क मार्ग के डूब जाने से तकरीबन आधा दर्जन गांव का संपर्क जो है वो फुलौत से वो कट गया है और इसी तरीके से हालात पिछले 1 महीने से जो है वो बने हुए हैं। लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों ने पीछे जो ये पुल देख रहे हैं वहां पे जाकर शरण ले ली है, लेकिन शिकायत उनकी यही है कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। सहरसा और मधेपुरा के अलावा सुपौल जिले में भी कोसी नदी लोगों को डरा रही है। यहाँ बांध पर मंडराते खतरे को देखते हुए इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, काम शुरू किए हैं, काम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा है तो काम शुरू किए हैं। अधिकारी और इंजीनियर्स बाढ़ को लेकर मुस्तैद हैं और उनकी कोशिश बांध को सुरक्षित रखने की है ताकि कोसी नदी का पानी लोगों की परेशानी में और इजाफा ना कर सके। सहरसा और मधेपुरा से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात अयोध्या के श्री राम मंदिर के पुजारियों और सेवादारों की, जिनके लिए गुड न्यूज है। जनवरी 2024 से इन्हें सरकारी सुविधाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की तरह ही इन्हें छुट्टी से लेकर वेतन भत्ता तक सब कुछ मिलेगा और इन सेवाओं के हकदार मौजूदा पुजारी सेवादार तो होंगे ही, जिनकी नियुक्ति होने वाली है उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। रामनगरी में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और इसके तैयार होने के बाद जाहिर सी बात है कि यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ेगी और इसी को लेकर वहां पुजारी और सेवादारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बीच पुजारियों के लिए अच्छी खबर आई है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुजारियों और सेवादारों की सरकारी कर्मचारियों की ही तरह सुविधाओं की सौगात मिलेगी। इसका फायदा वर्षों से रामलला की सेवा कर रहे पुजारी और सेवादारों को तो मिलेगा ही, साथ ही उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेगा जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से होने वाली है। जनवरी 2024 से पुजारियों और सेवादारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टी, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और खान पान भत्ता मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मिली इस जानकारी पर मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बेहद खुशी जताई। ट्रस्ट के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जो रामलला के पुजारी कर्मचारी हैं उनको वो सुविधा दी जाएगी जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती है। इसलिए उसमें विशेषकर जो स्वास्थ्य के संबंधी है, उनकी चिकित्सा, उसके बाद अवकाश, उसके बाद आना जाना और अन्य जो भी सुविधाएं हैं सब प्रदान किया जाएगा। हमारे यहाँ मैं मुख्य पुजारी, 4 हमारे सहायक पुजारी हैं, 4 कर्मचारी हैं, उन सभी को ये सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ऐसा ट्रस्ट ने निश्चय किया है और ट्रस्ट के माध्यम जो निश्चय किया है उससे हम सभी में बड़ी प्रसन्नता, बड़ा हर्ष है कि ये जो सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है वह सुविधा यहाँ जो पुजारी हैं और कर्मचारी हैं उनको भी ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या विवाद का फैसला आने के पहले सारी व्यवस्था रिसीवर के हाथ में थी, जो रामलला के मंदिर की सारी व्यवस्था, भोग और खर्च से जुड़े फैसले लेते थे। अगस्त 2019 में तत्कालीन रिसीवर मनोज मिश्रा ने पुजारियों और सेवादारों के वेतन में बढ़ोतरी की थी, जिसमें मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के वेतन को 1000 रूपए बढ़ाकर 13000 रूपए, जबकि सहायक पुजारी के वेतन को 500 रूपए बढ़ाकर 7000 रूपए कर दिया गया था। इसके बाद भी वेतन में बढ़ोतरी होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी व्यवस्था श्री राम मंदिर ट्रस्ट के हाथ में आ गई और फिर वेतन बढ़ोतरी का सबसे बड़ा तोहफा अप्रैल 2023 में मिला, जिसके तहत सेवादार और कर्मचारियों का वेतन ट्रस्ट ने 8000 से बढ़ाकर 15000 रूपए कर दिया था, जबकि सहायक पुजारियों के वेतन को 9840 रूपए से बढ़ाकर 20000 रूपए किया गया था। वहीं मुख्य पुजारी का वेतन 15520 से बढ़ाकर 25000 रूपए किया गया था, जबकि कोठारी, भंडारी जैसे कर्मचारियों का वेतन सीधे 15000 रूपए कर दिया गया। श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या अभी से बढ़ रही है। परिसर में 5 और मंदिर भी बन रहे हैं। जाहिर है ऐसे में मंदिरों के लिए और पुजारियों और सेवादारों की जरूरत होगी, जिनकी नियुक्ति 2023 तक होगी, जो जनवरी 2024 में अपनी जिम्मेदारी संभाल भी लेंगे, वो भी सरकारी कर्मचारियों की तरह की सुविधाओं के साथ। हमने मांग किया है कि एक भंडारी, एक कोठारी की, दो बहुत जरूरी है। पुजारी की तो व्यवस्था ही है, लेकिन जब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो और पुजारियों की और कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था ट्रस्ट करेगा। लेकिन ये सुविधाएं जो है वो संभव है कि उसके पहले से प्रारंभ हो जाए। रामनगरी में मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। मंदिर निर्माण की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर को भी कुछ इस तरह से आकार लेते देखा जा सकता है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में पहले तल पर खड़े हुए खंभों की ऊंचाई करीब 10 फीट है, जबकि ग्राउंड फ्लोर की दरो दीवार पर देवी देवताओं की खूबसूरत नक्काशी का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या में टेंट से निकलकर रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए और उसके बाद अब जनवरी 2024 का इंतजार है, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद जाहिर है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज्यादा होगी और इसको देखते हुए हर तरह की व्यवस्था को लेकर यहाँ खास ध्यान दिया जा रहा है। गुड न्यूज टुडे।
और अब बात आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक पुराने ऐलान के हकीकत में बदलने की। बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स यानी लावारिस जमा राशि की खोज के लिए उसकी तरफ से उद्गम नाम का एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद आम लोगों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है जिसका इस्तेमाल वो अपनी जमा राशि को तलाशने में कर पाएं। अच्छे से जीने के लिए हर कोई जद्दोजहद करता है, पैसा कमाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर आरामदायक जीवन जीने लायक पैसा कमा पाते हैं। और इसके लिए कोई नौकरी करता है तो कोई व्यापार। हालांकि कमर तोड़ मेहनत नौकरी पेशा को भी करनी पड़ती है और बिजनेस करने वालों को भी, तब जाकर जिंदगी बसर करने के लिए ठीक ठाक रकम जोड़ पाते हैं। बैंक में एक बचत खाता खुलवाकर जिसे सुरक्षित तरीके से जमा करते हैं, जमा पैसे पर ब्याज भी मिल जाता है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जिसे बैंक में अपना पैसे जमा कर भूल जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अब उद्गम नाम का एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स यानी कि लावारिस जमा राशि को खोज सकते हैं। बैंकिंग की भाषा में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या फिर लावारिस जमा उन बचत या फिर चालू खातों में पड़ी राशि को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल ग्राहक ने 10 साल तक नहीं किया। इसके अलावा ऐसे फिक्स डिपॉजिट्स भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं जिनका मैच्योरिटी डेट के 10 साल तक भुगतान नहीं हुआ हो। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से आज लॉन्च हुए उद्गम वेब पोर्टल के जरिए यूजर्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अकाउंट का पता लगाने के साथ साथ उसे क्लेम भी कर पाएंगे। इसके अलावा अपने डिपॉजिट अकाउंट को अपने बैंकों में जाकर फिर से ऑपरेटिव यानी कि चालू करवा पाएंगे। फिलहाल 7 बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए ही सुविधा मिलेगी, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और सिटी बैंक शामिल हैं, जबकि बाकी 9 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंकों और 17 प्राइवेट बैंकों के लिए यह सुविधा 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके अलावा देश में मौजूद 43 रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भी ये सुविधा शुरू हो सकती है। हाल ही में सरकार ने संसद में बताया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस साल 31 मार्च तक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में 36,185 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट ट्रांसफर की है, जबकि मार्च 2019 में रकम केवल 15,090 करोड़ रुपए ही थी। वहीं प्राइवेट बैंकों ने भी 31 मार्च तक इस फंड में 6,087 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये रुपए ऐसे अकाउंट से जुड़े थे जो 10 साल या फिर इससे ज्यादा समय से सक्रिय नहीं थे। उनमें जमा लावारिस राशि यानी बिना दावे वाली जमा राशि को उसके असल मालिक तक पहुंचाने के लिए ही सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत की गई है, जिसे रिजर्व बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं और कई बैंकों ने इस पोर्टल को तैयार करने में सहयोग दिया है। तो 10 साल से अनक्लेम्ड राशि यानी वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी राशि क्लेम नहीं की है, वो उद्गम वेब पोर्टल के जरिए अपनी राशि को क्लेम कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट में उनकी कितनी राशि है जो वो क्लेम नहीं कर पाए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।